हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 27 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 और पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा, अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो गाइस, पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं आया है, हम लोग डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू के बारे में। भारत और नेपाल के बीच में सीमा को लेकर, बॉर्डर को लेकर एक जो डिस्प्यूट हम लोग को काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है, काफी महीने हो गए हैं। ये डिस्प्यूट जो है वो शुरू हो गया था फिर से
मई के मंथ में और जून के मंथ में हम लोग को देखने को मिला था काफी ज्यादा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, बट डोंट वरी, उसको अपन गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। और जैसा मैंने हमेशा कहा कि जो भी टॉपिक्स रिपीट होते हैं वो टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो काफी महीने से ये डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी को लेकर। आप देख सकते हैं ये वाली जो टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है, ये काला पानी की, इस काला पानी के ऊपर नेपाल क्लेम करता है कि ये टेरिटरी जो है वो नेपाल की है। और इवन ये जो पूरी टेरिटरी आप देख रहे हो, ये अलग कलर से जो आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी टेरिटरी के ऊपर नेपाल का क्लेम होता है। और नेपाल ने एक हरकत ऐसी करी थी, जैसे कि मैं अभी आपको पहले दिखाता हूं, ये नेपाल का पुराना मैप है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आप यहां पर इस क्षेत्र पर थोड़ा सा फोकस करिए नेपाल के, ठीक है। इस क्षेत्र पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये पुराना मैप है नेपाल का। नया मैप में आपको दिखाता हूं, नए मैप में आप देखो ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आप बकायदा देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो इसने इस पूरे इलाके को जो है वो अपना घोषित कर दिया। यानी कि नेपाल ने एक नया मैप अभी रिसेंटली जारी किया था, जिस मैप में उसने मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है वो नेपाल की है, नेपाल से बिलोंग करती है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिली। तो इसी चीज को लेकर जो है वो इंडिया ने नेपाल से भी कहा था कि नेपाल की जो ये हरकत है ये काफी गलत है, क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको इसने जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो इसको लेकर जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया के साथ जब नेपाल क्लैश क्रिएट करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं नेपाल को ही नुकसान होना है, राइट। क्योंकि हम लोग नेपाल को हर चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं कि वो डेवलप हो, तो हर तरीके से नेपाल की हम सहायता करते हैं। बट इस तरीके का जो जेस्चर था नेपाल का वो काफी खराब था। बट हालांकि अगर हम लोग इसको दूसरे वे में अगर इसकी एनालिसिस करें इस टॉपिक की, तो आप लोग को पता होगा कि नेपाल को जो है वो सपोर्ट कर रही है बैकग्राउंड में चाइना काफी ज्यादा, राइट। तो इसके बारे में आप जब इंटरनेशनली देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि नेपाल और चाइना के रिलेशन जो है वो थोड़े से ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना जो है वो नेपाल को इन्फ्लुएंस करने के ऊपर फोकस कर रही है। अब ये क्यों कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहती है, तो ये वाली सिनेरियो होता है। तो इंटरनेशनली आपको इस तरीके से भी चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है, देखना है, राइट। तो नेपाल और चाइना की जो संबंध है, रिलेशन है, वो थोड़े से क्लोज हुए थे। दैट्स व्हाई इंडिया और नेपाल के संबंध जो है उसमें हम लोग को डिस्टेंस देखने को मिल रहा था। बट कहीं ना कहीं नेपाल को समझ में आया होगा कि यार जो उसने गलती करी है इसकी भरपाई जो है वो लॉन्ग टर्म तक इसको काफी खतरनाक जो है वो भुगतनी पड़ सकती है, काफी बुरी तरीके से भुगतनी पड़ सकती है, राइट। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इंटरनेशनली भी अगर हम लोग देखें तो इंडिया के फेवर में काफी सारी कंट्रीज हम लोग को नजर आती हैं। और जब इंडिया नेपाल का फेवर करता है, नेपाल का सपोर्ट करता है, राइट, हर तरीके से हर बार, राइट, और उस बीच अगर नेपाल इस प्रकार की हरकत करेगा तो ऑब्वियस बात है कि वो अपना सपोर्ट जो है वो खो देगा इंडिया से, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। तो यही सब चीजें इनकी अभी समझ में आई। अभी समझ में जब आई तब रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नेपाल के हैं केपी शर्मा ओली, इन्होंने इंडिकेट किया एक सॉफ्टर लाइन, यानी कि एक नम्रता पूर्वक व्यवहार जो है उसका संकेत इन्होंने दिया। जब संकेत दिया जब ये विजयदशमी के फेस्टिवल पर लोगों को जो है वो ग्रीट कर रहे थे, लोगों को बधाइयां वगैरह दे रहे थे, तब उस समय पर इन्होंने अपने पुराने मैप को जारी किया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। जिस पुराने मैप में ये वाला जो टेरिटरी है, ये वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया जो है, इस पर नेपाल का ऑफिशियल क्लेम नहीं था, बट नए मैप में इसने अपना ऑफिशियल क्लेम जो है वो करार कर दिया था इस टेरिटरी के ऊपर। तो पुराना मैप दिखाकर कहीं ना कहीं ये चीज इन्होंने, ये जेस्चर इन्होंने दिया है कि इंडिया के साथ ये अपने संबंध जो है वो खराब नहीं करना चाहता नेपाल, है ना। तो ये वाली चीज है। और पुराने मैप के अंदर काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, तो ये जो टेरिटरी है ये शो नहीं करती थी, बट ये जो टेरिटरीज है उन्होंने नए मैप में, जो मैंने भी आपको फोटो दिखाई थी, तो उस मैप में इन्होंने इस टेरिटरी को भी कवर कर लिया था कि ये टेरिटरी नेपाल का हिस्सा है, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। और ये तीनों टेरिटरी इंडिया की पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है उत्तराखंड की, तो उसका पार्ट है, उसकी टेरिटरी है, राइट। देखो ये कभी कभी एग्जाम के अंदर इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू से रिलेटेड बाय चांस आपसे ना पूछा जाए, बट आपसे इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो आपको लोकेशन भी अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। तो लिम्पियाधुरा यहां पर है, काला पानी यहां पर है, लिपू लेक यहां पर है। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हर तरीके से इस लोकेशन को जो है थोड़ा सा देखो आप। मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देखो, दिमाग में कैप्चर करो, और समय समय पर ये सब इमेजेस जो है वो देखते रहा करो आप, राइट। क्योंकि ये सब चीजें जो होती है वो एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि आप ये जो टेरिटरी की इमेज देख रहे हो पूरी, तो इससे आपको पता लगता है कि हाँ यार लिम्पियाधुरा जो है वो ऊपर साइड है, काला पानी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके नीचे, और इसी के काला पानी के आप जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको लिपू लेक नजर आएगी, लिपू लेक दिखाई देगी, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको इवन ऐसे भी देखो आप, जैसे कि ये जो पूरा ऊपर वाली जो टेरिटरी है हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये तिब्बत रीजन है चाइना का, राइट। और नीचे जो है वो इंडिया का रीजन हम लोग को देखने को मिलता है, इस तरफ नेपाल का रीजन है। तो नेपाल के नजदीक हम लोग को काला पानी नजर आ रही है, राइट। इंडिया के नजदीक हम लोग को लिम्पियाधुरा हम लोग को देखने को मिल रही है। हालांकि ये पूरा जो टेरिटरी है वो इंडिया की ही है, राइट। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो उसकी पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, बट
नेपाल का इस टेरिटरी के ऊपर क्लेम है। चलो एनीवेज, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, वो बस मैं आपको समझा रहा था। तो पूरा इश्यू क्या था, तो काला पानी जो है गाइस, ये नेपाली सॉवरेन टेरिटरी का पार्ट जो है ये दिखा रहे थे अपने नए मैप में, जो मैंने भी आपको बताया, जो उन्होंने 20 मई को जारी किया था। इसके अलावा इवन इन्होंने 13 जून को अमेंडमेंट करके इस टेरिटरी को अपनी टेरिटरी जो है वो घोषित कर दी थी। यानी कि बकायदा मैप में इन्होंने जो मैप जब जारी किया तो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, कहीं गलती तो नहीं होगी मैप के अंदर, बट बाद में इन्होंने अमेंडमेंट करके बोल दिया कि गलती नहीं है, हम लोग जो है वो बिल्कुल पुख्ता क्लेम कर रहे हैं इस टेरिटरी के ऊपर। तो उसको लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हुआ है। अब नेपाल को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको उस समय जब ये टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको बोला था, आप याद रखना, कुछ महीने के बाद नेपाल का जो पूरा जो अप्रोच है वो चेंज हुआ है। यकीन नहीं है तो अभी जाके देख लो उस वीडियो को। मैंने बकायदा जब ये दोनों टॉपिक जब आपको पढ़ाए थे, इस ये वाले नेपाल वाले, तो मैंने आपको कहा था कि कुछ महीने बस रुक जाओ, देखना नेपाल जो है वो वापस फिर से इंडिया से कांटेक्ट करने लगेगा और घुटने में बैठने लगेगा। तो हो ही रहा है, ये जेस्चर इसी प्रकार की चीज है, क्योंकि नेपाल को पता है ना कि कल को कुछ मतलब कुछ तो भी होता है इंटरनेशनली, तो उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है इंडिया के अलावा। और इंडिया पावरफुल कंट्री है उसकी नेबरिंग, जो उसको हमेशा सपोर्ट करती है। और चाइना के बारे में सभी लोग जानते हैं कि चाइना सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही काम करती है, कार्य करती है, क्योंकि उसकी जो इमेज जो बन रही है चाइना की, एक तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उसकी हम लोग को देखने को मिलती है, हर जगह वो कब्जा करने के ऊपर कोशिश करती है, और जो भी वो एक्टिविटीज उसकी कंडक्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के ऊपर बेस्ड एक्टिविटी कंडक्ट करती है। राइट, चलो एनीवेज, ये वाली चीज है। और काला पानी कहां पर लोकेटेड है, तो मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड की पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये हम लोग को देखने को मिलती है। बाउंड्री ये शेयर करती है चाइना के साथ, चाइना में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साथ, जो मैंने भी आपको दिखाया था, और नेपाल के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकेशन वाइज चीजें भी जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। और FATF का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज में है ये, पिछले 2 सालों से तो लगातार मैं इस टॉपिक को न्यूज में देख रहा हूं। तो FATF के बारे में आपको अच्छे से पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। 9 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में आप जाइए, आपको ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूरा टॉपिक डिटेल में मिल जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि बात करी थी अपन ने जिस टॉपिक को, जब अपन पढ़ रहे थे, कि इस महीने के एंड में, यानी कि अक्टूबर के एंड में FATF फाइनली डिसाइड कर देगी कि पाकिस्तान का जो है वो करना क्या है, क्या उसको ब्लैक लिस्ट में डालना है, ग्रे लिस्ट में डालना है। तो मैंने आपको याद आ रहा होगा शायद, उस समय मैंने आपको कहा भी था कि ये कंटिन्यू करेगी अपनी ग्रे लिस्ट को, और FATF ने अभी अपनी ग्रे लिस्ट को बरकरार रखा है फरवरी 2021 तक, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ 6 ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल करने से फेल हुई है। यानी कि वो 6 ऑब्लिगेशन FATF के जो है उसको पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर पाई। तो एक बार जाकर इस FATF के टॉपिक को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद FATF को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटीग्रिटी पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, अखंडता संधि जो हम लोग को सरकारी संगठनों में देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। हमारे जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इन्होंने अमेंड किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, SOP को, मानक संचालन प्रक्रिया को संशोधित किया है इन्होंने। राइट, और किस चीज को लेकर स्पेशली संशोधन है, ये इंटीग्रिटी पैक्ट के एडॉप्शन को लेकर है, जो कि प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज के लिए सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज यानी कि खरीदारी वाली, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं गाइस कि जिस भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाएंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि वहां पर गवर्नमेंट ऑफिस की डे टू डे वर्किंग की जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज, जितनी भी वस्तु उनको चाहिए होती है, वो सबकी सब वहां पर अवेलेबल रहती है। जैसे एग्जाम्पल पर, जैसे कि अपन अपने घर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे घर के अंदर कुछ पेपर्स वगैरह, जैसे कि आप जो है रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके जो फ्री पेजेस हैं वो खत्म हो गए अगर, तो आप बाहर मार्केट में जाकर फ्री पेजेस परचेस कर सकते हो, स्टेशनरी में जाकर। बट क्या सरकारी डिपार्टमेंट भी ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट जारी करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट, और उस कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के बाद जो भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर सरकार को बहुत बेस्ट प्राइस प्रोवाइड कराता है, यानी कि अच्छा प्राइस प्रोवाइड कराता है, तो उसको चूज कर लिया जाता है। इसकी पूरी बोली लगती है, बिडिंग लगती है। आपने सुना भी होगा कई बार कि सरकार का ठेका भी निकला है इस चीज के लिए, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट अभी निकला है इस चीज के लिए। राइट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो देखते हैं, और वो जो भी बेस्ट प्राइस सरकार को ऑफर करते हैं, तो सरकार जो है वो उसके अकॉर्डिंग, या फिर वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन कॉन्ट्रैक्टर को चूज कर लेते हैं, यानी कि बेस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये पूरी बोली लगती है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा इसके बारे में। इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बट यहां पर बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन की। आपने ये भी सुना होगा कि कई बार ऐसे जो करप्टेड ऑफिशियल जो होते हैं, वो कई बार कॉन्ट्रैक्ट या तो अपने परिवार के किसी मेंबर को देते हैं, या फिर उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति ने उनको पैसा खिलाया हो। राइट, तो ऐसी चीज भी हम लोग देखते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए, करप्शन से रिलेटेड चीजों को रोकने के लिए हम लोग को इंटीग्रिटी पैक्ट देखने को मिलता है। अगर इंटीग्रिटी पैक्ट अगर एग्जाम में आ जाए, तो आप इस करप्शन वाली चीज मैंने अभी आपको पूरी एक्सप्लेन करी ना, ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तब जाकर आप अपने स्टेटमेंट को करेक्ट जो है वो कर दोगे। चलो, अभी इसके अंदर इन्होंने क्या रिवाइज किया है, यानी कि क्या इसमें संशोधन किया है,
तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हम लोग को देखने को मिला था, जो कि जनवरी 2017 में जारी किया था, तो उसको रिवाइज किया है, उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं ये। तो अमेंडमेंट क्या क्या चीजें यहाँ पर की गई है, तो अमेंडमेंट के अंदर इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर अमेंडमेंट हुआ है, राइट। इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स या फिर इसको इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स कहते हैं। तो ये क्या है, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो देखो गाइस, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स का एक पैनल हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एक पैनल होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये उस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड नहीं होते, ये उससे इंडिपेंडेंट रहते हैं, बट उस डिपार्टमेंट के लिए ये काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं, निगरानी, मॉनिटर करने का, निगरानी रखने का। मॉनिटर का मतलब क्या हुआ, निगरानी रखना। तो मॉनिटर करने का ये काम करते हैं। किस चीज की मॉनिटरिंग का, तो मैंने भी आपको बताया कि इस प्रकार के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, तो इस प्रकार के जो जितनी भी एग्रीमेंट्स है उसके ऊपर ये पूरी जांच करते हैं, राइट। निगरानी रखते हैं कि करते हैं कि कहीं किसी प्रकार का करप्शन से रिलेटेड मामला तो नहीं आ रहा। और अगर उनको लगता है कि कोई मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजन के तहत इसके अंदर है, इस एग्रीमेंट के अंदर है, यानी कि करप्टेड चीजें दिखाई दे रही है अगर उनको, तो सिंपली ये इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देती हैं ये, यानी कि रिपोर्ट जारी करके चीफ विजिलेंस ऑफिसर को या फिर सीवीसी को हमारे, राइट। तो ये वहां पर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। या फिर नॉर्मली जो भी प्रोक्योरमेंट की प्रोसीजर जो होती है और उसमें जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होता है, तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो नॉर्मल तौर पर ये चीफ एग्जीक्यूटिव को सबमिट करते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन की। बट अगर इनको लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, इनको अगर लग रहा है कि यार कुछ इशू है, करप्शन का कुछ मामला नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तब फिर ये सीवीसी या सीवीओ को रिपोर्ट जो है वो अपनी सबमिट कर देते हैं। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको सिंपल पता होना चाहिए कि एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसा पैनल है जो कि करप्शन को रोकने के ऊपर जो है वो निगरानी रखता है, मॉनिटरिंग करता है। और किस चीज की मॉनिटरिंग करता है, इस प्रकार के एग्रीमेंट्स की, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, सरकारी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के। तो क्लियर हो गया कि इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स या इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स जो है वो क्या काम करते हैं। इनके अपॉइंटमेंट को लेकर अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है कि जो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो है, राइट, तो वो क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड करेंगे सुटेबल पर्सन के एक पैनल को, सीवीसी को, यानी कि इनकी लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड की जाएगी। फिर सीवीसी इस पैनल को जो है वो मेंटेन करेगी। तो यह चीज है, राइट, यानी कि इस पैनल के ऊपर जो है वो अब सीवीसी जो है वो इस पैनल को अपनी गाइडलाइंस वगैरह जारी करेगी और समय समय पर इन पैनल्स जो है वो उनको आदेश जो है वो देती रहेगी, ऑर्डर देती रहेगी किस प्रकार से इनको ऑपरेट करना है, राइट। और मैक्सिमम टेन्योर इनका होगा इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स का 3 सालों का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी 3 इयर्स के लिए वो मॉनिटरिंग की एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है, तो ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को, इक्विटी यानी कि फेयर और इंपार्शियल तरीके से जो है वो पूरे एग्रीमेंट्स वगैरह हो और पूरा ट्रांजैक्शन हो फेयर और इंपार्शियल तरीके से। और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में बरकरार है। कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है वो मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, जब अपन ने सीसीआई के बारे में डिस्कस किया था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिवनेस, फेयर कॉम्पिटिशन क्या होता है। ये वो फेयर कॉम्पिटिशन उस चीज को हम लोग कहते हैं जिस चीज में इस प्रकार की मतलब चीजें, इलीगल चीजें इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि अभी क्या हुआ, जैसे कि 4 लोग हैं, ठीक है, अब 4 लोग में एक जो अधिकारी है इसने डील कर ली इसके साथ, राइट, पैसों की डील, यानी कि करप्शन का हो गया। तो यानी कि इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ फेयर प्रोसीजर तो हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इक्विटी नहीं हुई यहां पर, फेयर और इंपार्शियल तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवर नहीं हुआ, राइट। इन्होंने भी अपनी बोली लगाई थी, बट एट द एंड ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसके हाथ पे चला गया, तो इंपार्शियल तरीके से हुआ ना। और कॉम्पिटिटिवनेस कहीं से नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन में तो ये अब आई नहीं, ये 3 लोग जो है उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया, तो ये फेयर कंपटीशन भी नहीं हुआ। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कॉम्पिटिटिवनेस बरकरार रहना चाहिए, फेयर तरीके से, इक्विटी रहनी चाहिए, फेयर और इंपार्शियल तरीके से ये मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी करने चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी पूरी बरकरार होनी चाहिए। और ये जो टूल जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग में करप्शन को प्रिवेंट करने से रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जो कि आपके माइंड में ऑलरेडी प्लांट हो गया होगा, राइट। और ये एक विजिलेंस टूल हम लोग को देखने को मिलता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट जो बिडर्स, मैं भी आपको बता रहा हूं, बिडर्स और बायर्स जो होते हैं, यानी कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो लोग होते हैं उनके बीच में जो ये पूरा एग्रीमेंट होता है, तो उसका विजिलेंस टूल होता है। विजिलेंस यानी कि निगरानी रखने का, राइट, कि पूरा जो एग्रीमेंट हुआ है प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, फेयर तरीके से हुआ है नहीं कि हुआ है, तो वो उस चीज की निगरानी रखने का ये हम लोग को देखने को मिलता है। विजिलेंस टूल इसको बोलते हैं, और ये टूल को डेवलप किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, होपफुली आपको अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में और इस अथॉरिटी के बारे में, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स या फिर इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स के बारे में, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहां पर बात हो रही है, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर हम लोग इस टॉपिक को देखने वाले हैं। Amazon जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी पार्लियामेंट्री पैनल, तो ये चीज इस टॉपिक में बताया जा रहा है।
तो क्यों कार्रवाई करेगी, तो उसको डिटेल में समझते हैं अपन। एक ज्वाइंट कमेटी हम लोग को पार्लियामेंट की देखने को मिल रही है जो कि जांच कर रही है ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल को, राइट। इसमें चिंता हम लोग को यह देखने को मिल रही है कि कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनीज है, अमेजॉन, ट्विटर, फेसबुक, गूगल और पेटीएम, इन कंपनीज के ऊपर पहले भी कई बार आरोप लगाए जा चुके हैं कि ये कंपनी जो है वो लोगों के डेटा को बेचती है किसी थर्ड पार्टी कंपनी को, राइट। यानी कि आपसे डेटा कलेक्ट किया करके दूसरों को जो है वो बेचा जाता है आपका डेटा, यानी कि लोगों का डेटा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है और ये बेसिकली लोगों की प्रिवेसी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए लोगों का डेटा जो है, प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा, सेंसिटिव डेटा, ये बेच दिया जाता है। अब ये इन कंपनीज के पास लोगों का डेटा कैसे मिलता है, तो देखो गाइस, देखो ये वाली चीज मैं आपको सच बताता हूं कि हमारी कंट्री में, स्पेशली इंडिया के अंदर, लोग बाग जो है वो अपने मतलब काफी सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी पूछता है तो उसको ऐसे ही बता देते हैं। देखो मैंने खुद ने जो है वो, जब मैंने अपना 12th क्लियर किया था तो मैं इंडिपेंडेंट चाह रहा था कि मैं पूरी चीज अपने हिसाब से मैनेज करूं, मतलब बिना घर वालों के सपोर्ट के। तो मैंने 12th कंप्लीट करते ही एक इंटरनेशनल बीपीओ में जॉब करा था, कॉल सेंटर में जॉब किया था। रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की मेरी जॉब होती थी। मैं लिटरली आपको ये बताना चाहूंगा इस एग्जाम्पल से, लाइव जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वहां पर जो अमेरिकन से मेरी जो प्रोसेस थी वो कनाडा और यूएसए की थी। तो जो अमेरिकन हैं और कैनेडियंस हैं, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ देते ही नहीं है। आप इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ निकलवा ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल से डेट ऑफ बर्थ देते हैं। 10 में से एक इंसान मिल जाएगा जो अपनी डेट ऑफ बर्थ यूं ही दे देगा, क्योंकि उनको पहले से ही बताया गया कि आप जो है वो अपनी सेंसिटिव कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे किसी को भी वाया फोन, अनटिल अनलेस आप इंश्योर नहीं हो जाते कि सामने वाला जो पर्सन है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, राइट। अब आप सोचो, आज की डेट में हम लोग जो किसी से पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फटाक से बता देते हैं। गाइस, डेट ऑफ बर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बहुत सारी चीजों को अनलॉक करने के लिए। अनलॉक इन द सेंस, कोई एक हैकर है, उसके पास अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया ना, तो उसके पास आपकी काफी सारी चीजों का एक्सेस हो सकता है, क्योंकि काफी सारी चीज अनलॉक हो जाती है ऑनलाइन भी और बाहर से भी। आप बहुत सारी चीजों को अनलॉक कर सकते हो, यानी कि कोई भी आपका जैसे पासवर्ड हुआ है, बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज होती है जो कि एक सेंसिटिव डेटा होता है, बट हमारी कंट्री में लोगों को इसके बारे में नहीं पता। लोगों से पूछो डेट ऑफ बर्थ क्या, फटाक से बता दिया ये है हमारा डेट ऑफ बर्थ, राइट, बिना जाने की सामने वाला जो है वो है कौन। तो ऐसी ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, तो ये जो कि ये सब कंपनीज के पास हमारी रहती है। जैसे कि गूगल की अगर हम लोग बात करें, आप कुछ भी गूगल में सर्च करो, देखना गूगल जो है वो आपको पीछे पकड़ के आपके पास आ जाएगा, राइट। यानी कि पीछे पकड़ के आपको क्या लेकर आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मुझे कुछ शूज चाहिए, जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले शूज लेने के लिए सोच रहा था, तो मैंने बस शूज वगैरह जो है वो टाइप किए, तो वेरियस कंपनीज के मैंने शूज वगैरह देखे, राइट। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, मैंने फिर वो प्लान चेंज कर दी कि यार अभी रहने दे, तो बाद में लूंगा। मैंने प्लान चेंज किया, बट फिर भी वो शूज के एडवर्टीजमेंट, मैं जहां पर भी जा रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट में जा रहा हूँ, साइड में मुझे वो शूज के एडवर्टीजमेंट दिख रहा है। और जो शूज मुझे पसंद आया था, मैंने बहुत देर तक जिस वेबसाइट पर अपना स्क्रॉल किया था, टाइम बिताया था, तो उसी वेबसाइट की ही मतलब बार बार वो आ रही, मतलब वेबसाइट यानी कि उस कंपनी की बार बार एडवर्टीजमेंट आ रहा था, राइट। इवन पता है क्या होता है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका है कि ये सब जो कंपनीज होती हैं ये आपसे किस तरीके से डेटा ले लेती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे एड्स वगैरह जो होंगे वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आते होंगे, राइट। अब ये सब जो आप जो भी सर्च कर रहे हो या आप जो भी चीज जो है वो परचेज भी कर रहे हो, अमेजॉन की अगर बात करें तो आप कुछ चीज परचेज कर रहे हो, उस चीज को परचेज करने से अमेजॉन कंपनी को पता लगता है कि आपकी डिमांड क्या है, आप किस रेंज के यानी कि प्रोडक्ट्स को परचेज कर पा रहे हो, यानी कि आपकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, पता है। इसके अकॉर्डिंग, ये सब चीजों के अकॉर्डिंग डेटा जो होता है ना वो कैटेगराइज कर दिया जाता है और इन डेटा को बेचा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज को। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे डेटा को परचेज कर लेती हैं, राइट। तो यहां पर वही वाली बात है कि ऐसी जो कंपनीज हैं, ये जो हम कंज्यूमर्स हैं या फिर जो यूजर्स हैं, जो हम इन वेबसाइट्स का उपयोग कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट्स हमारी जो प्राइवेट डिटेल्स हैं, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो दूसरी कंपनीज को बेच रही है कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, यानी कि हमारी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, पैसा कमाने के लिए दूसरी कंपनीज को बेचा जा रहा है, ये सब चीजें। तो इन्हीं को लेकर अभी पूरा डिस्कशन चल रहा था पैनल के अंदर। तो यहां पर अमेजॉन को बुलवाया गया कि अमेजॉन को कहा कि पैनल के सामने पेश हो अमेजॉन, बट अमेजॉन ने पेश होने से मना कर दिया। अमेजॉन ने कहा कि अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, हम अपने एक्सपर्ट्स को जो है वो भेज नहीं सकते, ट्रैवल नहीं करवा सकते यूएसए से, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की है। तो इसको लेकर वो चला और पार्लियामेंट्री पैनल ने इस चीज को, यानी कि अमेजॉन के इस रिफ्यूजल को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की ब्रीच जो है वो करार कर दिया, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो इसके तहत जो है उसको नोटिस किया और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की ब्रीच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं, मेरे ख्याल से इसी महीने के स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा होगा या पिछले महीने पढ़ा होगा। तो इन 2 महीने के आप पीडीएफ देखिएगा तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की ब्रीच का। इसके अलावा ये जो हाउस पैनल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहा है इन प्रकार की इन कंपनी से,
तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो मीडिया जाइंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, तो क्या ये यूजर से उनकी सहमति लेते हैं उनका डेटा शेयर करने से पहले थर्ड पार्टी के साथ? यानी कि ये कंपनी अगर दूसरी किसी कंपनी को, थर्ड पार्टी को इनका डेटा, यूजर्स का डेटा शेयर कर रही है, तो क्या ये डेटा शेयरिंग की परमिशन जो है वो क्या ली जाती है, मांगी जाती है क्या यूजर से? तो नहीं। और बट अगर मांगी भी जाती होगी तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, उस पर उसको कोई भी नहीं पढ़ता है। और दूसरी बात, जैसे ही हम लोग किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो पॉपअप आता है ना कि मतलब आपको ये एप्लीकेशन आपका माइक्रोफोन यूज करना चाहती है, ये एप्लीकेशन आपका कैमरा यूज करना चाहती है, कॉन्टेक्ट यूज करना चाहती है, आप सब में यस 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 जो हम लोग करते हैं बिना पढ़े, राइट? तो वो भी एक गड़बड़ी होती है, क्योंकि उसमें भी कई बार इस प्रकार की चीज वो आपसे पूछ सकती है कि क्या हम आपका डेटा शेयर कर सकते हैं। और एप्लीकेशन वालों को पता है कि ऑलरेडी मतलब काफी सारे लोग हैं, बहुत ही कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, बट आज की डेट में हालांकि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो लोग बाग थोड़ा ध्यान भी देना शुरू कर रहे हैं, राइट? बट फिर भी मैक्सिमम लोग जो है वो यस 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 करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसी बीच अगर पॉपअप आ जाए कि क्या ये एप्लीकेशन आपका डेटा शेयर कर सकती है दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ, यस कर दिया तो मतलब आपने उसको कंसेंट दे दिया, आप सहमत हो गए, राइट? तो ऐसी चीजें इनके टर्म्स एंड कंडीशन में, इनके टर्म्स एंड कंडीशन को कोई नहीं पढ़ता है, तो उसमें भी ऐसी चीज अगर ये मेंशन कर दें तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना? तो इनसे यही चीज पूछी जा रही है कि क्या आप कंसेंट लेते हो। अब यहां पर इनको और डिटेल में पूछना पड़ेगा, यानी कि पार्लियामेंट्री पैनल को, क्योंकि ये एक सजेशन के तौर पर आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि अगर ये कंसेंट लेना चाहते हैं, अगर इनको यूजर से पूछना है तो वेल डिफाइंड तरीके से इनको पूछना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से, अलग से, जिससे कि कंज्यूमर उस पर ध्यान दे। और बाकायदा 3-4 चीजें उसमें इस प्रकार की बोल्ड में लिखी होनी चाहिए जिससे कि कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल देख सके, या यूजर जो है वो बिल्कुल देख सके कि हाँ यार ये तो मतलब कंसेंट लेने की बात हो रही है। क्योंकि यूजर जो होते हैं वो इतने हड़बड़ी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं कि वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो ये एक सजेशन के तौर पर आप, जो मैंने भी आपको बताया, ये वाली चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा पता है बहुत डेंजरस है आज की डेट में, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है ना, तो वैसे वैसे ये सब जो चीजें हैं, इसने लोगों की जो पर्सनल डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, प्रिवेसी जो है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है, राइट? एक और मैं आपको बताता हूं, हालांकि पहले भी बता चुका हूं, कि हमारा जो मोबाइल फोन जो होता है, हमारी जो डिवाइस वगैरह जो होती हैं, ये जो भी हम बात कर रहे होते हैं ना, वो भी ये सुनती हैं कई बार, राइट? क्योंकि देखो, कभी भी आप नोटिस करना, कभी भी, जैसे कि अगर आप, मैंने खुद ने पर्सनली कई बार नोटिस किया हुआ ये वाली चीज, कि अगर मैं जिस चीज के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं, मैंने उसको कहीं पर सर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट वैसे जैसे कि वेडिंग की अगर हम लोग बात करें, शादी की बात करें, मैरिज फंक्शन की बात करें, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना इस प्रकार के, ये वर्ड्स जो है वो डिवाइस सुनती है, और इन वर्ड्स के आधार पर आपके सामने वो एडवर्टीजमेंट प्लेस करती है, पुट करती है, राइट? तो ऐसी चीजें भी हैं। बट हालांकि मैं एप्पल को काफी अच्छा भी मानूंगा कि एक अच्छा जो प्रिवेसी टूल इस प्रकार का एप्पल लेकर आई है। आप देखे होंगे, आपने अगर अपडेट किया होगा, आपके पास अगर एप्पल का डिवाइस होगा, तो आजकल वो छोटा सा, मतलब जैसे ही आपका कोई माइक्रोफोन अगर ऑन है, कोई भी एप्लीकेशन आपका माइक्रोफोन यूज कर रही है, तो वो ऊपर साइड में एक छोटा सा ऑरेंज कलर का आपको एक लाइट दिखाई देगी, छोटी सी ऊपर, अगर आप देखेंगे राइट साइड कॉर्नर पे अपने फोन के, तो लाइट छोटी सी दिखाई देगी। वैसे ही अगर कोई डिवाइस या कोई एप्लीकेशन जो है, डिवाइस नहीं एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन आपका कैमरा यूज कर रही है, तो वो ग्रीन कलर का एक सिग्नल जो है वो आपको देगी, जिससे कि आपको पता लगेगी कि यार कौन सी डिवाइस जो है, या सॉरी कौन सी एप्लीकेशन जो है वो आपके डिवाइस का कैमरा जो है वो यूज कर रही है। तो ये काफी अच्छा एक फीचर मुझे लगा, क्योंकि काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है, हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारी बातें सुन रही हैं, क्योंकि उनकी काफी सारी चीजें बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं, राइट? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी जो है वो, मतलब अगर आपको नहीं पता है कि कोई नई एप्लीकेशन है, तो उसको तो बिल्कुल भी आप डाउनलोड मत करो, बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करो, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा खतरा भी है। और एक सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आपका बैंक खाली कर देती है, बैंक खाली कर देती हैं, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन आपके पूरे जो यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह जितने भी होते हैं, जब भी आप एंटर करते हो तो वो पूरे वो कॉपी कर लेती हैं, और हैकर्स जो है वो इस प्रकार से खाली कर देते हैं पूरे अकाउंट को। ऐसा कई बार हुआ भी है, मेरे पर्सनली मैंने इन सब चीजों को ऑब्जर्व भी किया। मेरे कुछ कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये वाली चीज हुई। उन्होंने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए चले गए। तो ये वाली चीज है, 1 के 34,000 गए थे, 34,000। चलो एनीवेज, आगे की बात करें तो इनका रेवेन्यू मॉडल क्या रहता है, यानी कि किस प्रकार से इनकी कमाई वगैरह होती है इस प्रकार के डेटा वगैरह को शेयर करके। इसके अलावा टैक्सेस पे करने के क्या मेथड्स होते हैं। एडवर्टीजर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये किस प्रकार, कौन सी प्रोसेस जो है वो चूज करते हैं टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट करने के लिए। यानी कि कई बार आपने देखा हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके पास ज्यादातर एड्स जो होंगे वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आएंगे, राइट? तो ये तरीका पूछा जा रहा है कि किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है यूजर्स को, कि ये यूजर जो है वो इस कैटेगरी के हैं, ये यूजर इस कैटेगरी के हैं। और जब ये मतलब एडवर्टीजर्स जो होते हैं, तो वो कैसे इन सब चीजों को चूज करके, सेलेक्ट करके जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, और ये कंपनी जो है वो कैसे उन एडवर्टीजर की मदद करती है। तो इस प्रकार से पूरी जो प्रोसेस होती है वो पूरी ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो जाइंट्स, सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, ये पूरी चीज बताएं, राइट?
तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का। हालांकि बहुत सारी चीज मैंने आपको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी बताई हुई है, जिसको आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो पर्सनल डेटा होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन, पर्सनल डेटा का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका उपयोग किया जा सकता है एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि कोई भी आइडेंटिटी की चीज, जैसे कि नाम हो गया, राइट, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गए, और नाम और एड्रेस या फिर नाम और फोन नंबर, अगर ये दोनों एक साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है तो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट है, नाम और फोन नंबर, है ना। और अगर यहां पर सिर्फ नाम है तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पर्टिकुलर डिटेल से एक इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो यानी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा सेट जिससे कि एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि नाम से, इकलौते नाम से इसलिए आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि नाम जो है वो काफी सारे लोगों के हम लोग को एक जैसे ही देखने को मिलते हैं, तो सिर्फ नाम से नहीं होगा। यहां पर पर्सनल डेटा का मतलब नाम के साथ अगर किसी इंडिविजुअल का नंबर है, राइट, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सामने वाले को। तो ऐसी चीज जो होती है वो पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आती है। अब एक तरफ से पर्सनल डेटा होता है, और पर्सनल डेटा ये काफी कॉमन हम लोग को देखने को मिलता है, इससे उतना ज्यादा खतरा नहीं होता। बट यहां पर सेंसिटिव पर्सनल डेटा, ये थोड़ा सा चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें जैसे कि डेटा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि काफी सारे लोगों को कुछ डिजीज होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो बताना नहीं चाहते हैं वो, राइट, तो वो उनका बहुत ही सेंसिटिव पर्सनल डेटा की कैटेगरी में आती है। काफी सारे लोगों की सेक्स लाइफ जो होती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन होते हैं, फाइनेंशियल डेटा होते हैं, और भी काफी सारी चीजें, ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है, जिससे कि जिसको वो नहीं चाहते कि कोई और दूसरे इंडिविजुअल जो है उस डेटा को एक्सेस कर सके। बट ऐसे जो चीजें होती है वो कई बार ऑनलाइन जो है वो चली जाती है, मतलब हम चाहते भी नहीं है कि हम ऑनलाइन उन सब चीजों को फीड करें, बट फिर भी वो चली जाती है। फिर भी काफी सारी कंपनीज को इन डेटास के बारे में पता लग जाता है, एक्सेस मिल जाता है इन डेटास का, राइट। और फिर ये जो कंपनीज होती हैं यही सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है उनको शेयर करती हैं, और जो कि काफी गलत है, राइट। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसी को लेकर तो पूरा ये कानून जो है वो तैयार हो रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इस पर पूरी जांच चल रही है और कैसे बेटर तरीके से हम लोग डेटा प्रोटेक्शन पर काम करें, राइट। साथ ही साथ जो डेटा का जो कैटेगराइजेशन करना, यानी कि कौन सा डेटा पर्सनल डेटा है और कौन सा सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, यानी कि जो इंसान का जो पर्सनल डेटा होता है उसको सेंसिटिव पर्सनल डेटा में कैटेगराइज करना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो इस प्रकार से डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और पर्सनल डेटा जो है गाइस, उसको प्रोसेस किया जा सकता है बिना सामने वाले के कंसेंट के, यानी कि बिना सामने वाले की इजाजत के, मंजूरी के, सहमति के ये पर्सनल डेटा लिया जा सकता है। बट वो उसी ग्राउंड में लिया जाएगा जब हमारी मतलब देश की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा होगा, या कोई फ्रॉड का डिटेक्शन कुछ हो रहा है तो उस पर्पस के लिए, यानी कि फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यानी कि लीगल अथॉरिटीज जो है वो मतलब स्पेसिफिक चीजों के लिए ही सामने वाले इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, वरना वो नहीं करेंगे, राइट। और बिल ने डिफाइन किया सोशल मीडिया को इंटरमीडिएटरी यानी कि मध्यस्थ जो लोग होते हैं, राइट। यानी कि आप जो है, आप सोशल मीडिया के अंदर है, सोशल मीडिया की मदद से आप दूसरों के साथ जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया क्या है, मीडिएटरी, हम इंटरमीडिएटरी यानी कि मध्यस्थता के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि ऑनलाइन इंटरैक्शन को इनेबल करती है, अलाउ करती है। यूजर जो है वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जैसे कि मैं व्हाट्सएप पर, या फिर मैं जैसे मान लेता हूं कि आप पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं, मंथली पैकेज को ज्वाइन करते हैं, तो मैं यहां से जो है वो मंथली पैकेज के अंदर मटेरियल डालता हूं और गूगल ड्राइव के अंदर, और यहां से ये मटेरियल जो है वो आपको मिल जाता है। तो मैंने क्या किया, गूगल का उपयोग करके जो है वो आप तक डेटा जो है वो शेयर किया। बट ये डेटा किसके पास भी जा रहा है, गूगल के पास भी जा रहा है, यानी कि मेरा जो डेटा है वो मैं जो आप तक भेजना चाह रहा हूं वो सिर्फ आप तक नहीं जा रहा, ये गूगल से होता हुआ जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर मेरा डेटा इनके पास भी है, राइट। तो यहां पर इसी चीज को लेकर एक कंसर्न हम लोग को देखने को मिलता है, और इसीलिए सभी सोशल मीडिया जो जायंट्स कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो इंटरमीडिएटरीज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। और ऑब्वियस ही बात है कि ये जो कंपनीज है इनसे पूछताछ करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कंपनीज के पास पूरा डेटा होता है, और इन कंपनीज को रेगुलेट करना भी जरूरी है कि कैसे ये डेटा को ऑपरेट करे, और किस पर्टिकुलर कंपनी को डेटा नहीं दे, या क्या प्रोसीजर होनी चाहिए कि ये डेटा शेयर कर सकते हैं, राइट। तो पूरी चीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये सब कंपनीज हो सकती है वो काफी सारे पर्सनल डेटा जो है उसकी मदद से मतलब गड़बड़ी भी एक बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात यार ये सब पर्सनल डेटा के थ्रू लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, पता है आपको। तो इन्हीं सब चीजों को खतरा, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये नया अभी ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, बट आने वाले कुछ डिकेड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। पर्सनल डेटा प्राइवेसी का जो इशू है, पर उसके बाद जो है मतलब अगर हम लोग बहुत देर कर देंगे
तो फिर चीजों को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए अभी से जो है वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये पूरी चीज कंट्रोल की जा रही है, जिससे कि ये सब टेक्निकल जायंट जो है वो इतने वास्ट ना हो जाए जिससे कि वो पूरी कंट्री की इकोनॉमी जो है उसको डैमेज कर दें, राइट। क्योंकि इससे इकोनॉमी भी डैमेज हो सकती है ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि मतलब हैकिंग वगैरह और इस प्रकार के जो साइबर क्राइम्स हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब पर्सनल डेटा के थ्रू पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। तो इन्हीं पर हम लोग को रोक लगानी है। तो कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी जो है वो मतलब साइबर क्राइम से भी एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस लिंक का, इस एसोसिएशन का उल्लेख मेंशन जो है वो आप करेंगे अपने मेंस के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और यहां पर कहा है कि सभी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो है जिनको क्लासिफाई किया गया है डेटा फ्यूडिशरीज के तौर पर, इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा एक वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म सभी यूजर के लिए, यानी मतलब वेरिफिकेशन इनको जो है वो लेकर आना पड़ेगा सभी यूजर के लिए, कि सभी यूजर जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं कि वो जो है वो इनके साथ रजिस्टर है, इन बॉडी के साथ, यानी कि इन कंपनी के साथ, और ये जो कंपनी जो है वो इनके डेटा को प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो इस प्रकार की चीज भी जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। तो ये चीज भी इस बिल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, मेंशन्ड है, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी अपनी एजेंसी को, चाहे यानी कि इस कानून के कुछ प्रोविजन को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है या फिर सभी के सभी प्रोविजन को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, बट वो तभी होगा जब हमारी देश की सिक्योरिटी के ऊपर अगर खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर खतरा हो, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा हो, राइट। तो ये सब चीजें जब होंगी, या फिर अगर हमारे रिलेशन किसी दूसरी कंट्री, हमारी जो फ्रेंडली कंट्री हो, उनके साथ अगर खराब हो रहे हो किसी वजह से, यानी कि ये डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड या ऑनलाइन किसी वजह से, तब जाकर अथॉरिटीज के पास एक्सेस हो जाएगा ये डेटा को, पर्सनल डेटा को जो है वो मतलब लेने का, यानी कि उनको एक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा इस बिल ने रिमूव कर दिया है एक प्रोविजन को, कि जो मैंडेटरी जो चीज हम लोग को देखने को मिली थी कि सभी जितनी भी कंपनीज वगैरह जो होती हैं जैसे सोशल मीडिया जाइंट, तो इनको जो यूजर्स हैं उनके पर्सनल डेटा को इंडिया में ही स्टोर करके रखना है। तो इस प्रोविजन को यहां से हटा दिया गया है, बट सेंसिटिव डेटा जो है उसको तो इंडिया में ही स्टोर करके रखना है, ये प्रोविजन जो है वो जारी है, यानी कि ये प्रोविजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट सभी पर्सनल डेटा जो है, क्योंकि तो मैंने आपको बताया कि पर्सनल डेटा कौन से होंगे और सेंसिटिव पर्सनल डेटा कौन से होंगे, इनको कौन डिफाइन करेगा, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलेगी कि ये फलाना डेटा जो है वो सेंसिटिव डेटा है, तो वो डेटा इंडिया के अंदर रहेगा, और बाकी जो दूसरे नॉर्मल जो पर्सनल डेटाज हैं तो वो इंडिया के अंदर उसको स्टोर करके रखना मैंडेटरी अब नहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये इतनी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होगी। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया ने लॉन्च किया है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को साउथ एशिया के लिए। देखो फ्लैश फ्लड क्या होता है पहले ये समझ लो आप, नाम से ही समझ में आ रहा है। फ्लड यानी कि बाढ़, फ्लैश फ्लड यानी कि बहुत तेजी से जब बाढ़ आती है और बहुत ही कुछ पर्टिकुलर मतलब बहुत ही कम समय पर, मात्र 6 घंटे से भी कम समय पर किसी एरिया पर एकदम से पानी भर जाता है और बाढ़ आ जाती है, एकदम से फ्लड आ जाती है, तो उस चीज को हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं, राइट। तो ये हाईली लोकलाइज्ड इवेंट होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पर होता है और जहां पर बहुत ही कम समय पर, मात्र 6 घंटे से कम टाइम पर बाढ़ जो है वो बहुत तेजी से हम लोग को देखने को मिलती है। रेनफॉल एकदम हो जाती है, बारिश एकदम तेज हो जाती है और उस बारिश के कारण जो है वो बाढ़ एक लोकेशन पर बहुत तेजी से आ जाती है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है, इसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। और इंडिया ने लॉन्च किया है पहला इस प्रकार का फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज, और ये इंडिया और दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज के लिए किया है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए। इसके अंदर आईएमडी जो है हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इशू करेगी इंपैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग को, यानी कि फ्यूचर के समय पर, फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में किस जगह पर फ्लैश फ्लड के इंसिडेंट्स होने की संभावना है, तो इसकी जानकारी हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराएगी, राइट। और जैसे कि सिटी लेवल पर भी देगी है, और साथ ही साथ एकदम से बहुत ही कम समय पर किस एरिया पर एकदम बाढ़ आ सकती है, तो उसकी जो है वो मतलब फोरकास्टिंग करके ये प्रोवाइड कराएगी, राइट, इंफॉर्मेशन देगी। फ्लैश फ्लड गाइडेंस की अगर हम लोग बात करें, ये सिस्टम है जिसको डिजाइन किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, और प्रोवाइड करेगी ये रियल टाइम सपोर्ट, और जिसके तहत 6 से लेकर 12 घंटे पहले ही बता दिया जाएगा कि एडवांस में कि फ्लैश फ्लड किस जगह पर आने की संभावना है, जिससे कि वहां पर उस एरिया पर अरेंजमेंट जो है वो तुरंत कंडक्ट की जा सके, राइट, कि वहां पर किसी भी प्रकार की मतलब लोगों की मौत ना हो, लाइफ की हानि ना हो, या प्रॉपर्टी डैमेज एकदम ज्यादा ना हो, क्योंकि देखो फ्लड आएगा तो प्रॉपर्टी डैमेज होने की तो संभावना है, बट अगर पहले से पता लग जाए तो अथॉरिटीज जो है वो अरेंजमेंट कर सकती हैं उस फ्लैश फ्लड के इंपैक्ट को कम करने के लिए। खत्म करना तो ये कह नहीं सकते हैं, बट कम करना इज पॉसिबल, क्योंकि खत्म करना इसलिए नहीं पॉसिबल है अभी के समय पर, क्योंकि बहुत ही कम समय
पर यानी कि 12 से लेकर अगर हम लोग 6 से 12 घंटे की भी अगर हम लोग बात करें एडवांस की, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप प्रॉपर्टी डैमेज को बचा नहीं सकते, बट हाँ आप लाइफ को बचा सकते हैं, यानी कि लोगों की जान नहीं जाएगी क्योंकि आप वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दोगे, ले जाओगे वहां से, है ना। तो ये वाली चीज है। और 4x4 किलोमीटर के रेंज पर, 4x4 किलोमीटर के रेंज पर का रेजोल्यूशन ये इस प्रकार का होगा, यानी कि इस रेंज पर, यानी कि इस एरिया पर 4x4 किलोमीटर के यहां पर बता सकती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर बाढ़ कब आएगी उसके बारे में एडवांस में इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाएगा 6 से 12 घंटे पहले ही आईएमडी के द्वारा, राइट, जिससे कि अरेंजमेंट की जा सके। और जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं फ्लैश फ्लड प्रोन, यानी कि जिस कंट्री में फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है, और इसमें हालांकि आईएमडी आइडेंटिफाई करेगी कुछ पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स को, कुछ एरिया को जहां पर पास्ट में हम लोग को फ्लैश फ्लड देखने को मिले, इस प्रकार के इवेंट्स देखने को मिले, तो वहां पर ज्यादा फोकस करते हुए वहां पर इस सिस्टम की मदद से जो है वो एडवांस में फोरकास्टिंग करके बता दिया जाएगा कि यहां पर फ्लड आने की संभावना है, राइट। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में ये फायदेमंद हम लोग को सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस प्रकार के जो फ्लैश फ्लड्स हैं उसको अब रिकॉग्नाइज किया गया है और डिजास्टर्स इंपैक्ट के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि इसके आने से हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर काफी खतरा होता है, इंपैक्ट होती है उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी, तो काफी डिजास्टर्स इंपैक्ट और इवेंट के तौर पर ये हम लोग को फ्लैश फ्लड देखने को मिलती है। और 15th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ने अप्रूवल दिया था कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम का प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबल कवरेज के साथ ही साथ जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस प्रकार के सिस्टम्स लाए जाने चाहिए जिससे कि फ्लैश फ्लड जैसे इश्यूज जो है वो उसको मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि उसके इंपैक्ट को कम किया जा सके, वहां पर जान की हानि ना हो, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और इसको डेवलप किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर हाइड्रोलॉजी के द्वारा, और काफी सारे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर इस चीज को, सिस्टम को जो है वो डेवलप किया है, राइट। और ये प्रोजेक्ट हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए प्रोजेक्ट है, बट डब्ल्यूएमओ ने इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इंडिया रीजनल सेंटर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है साउथ एशिया की, कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया में कोऑर्डिनेट करेगी, डेवलप करेगी और इंप्लीमेंट करेगी इस प्रोजेक्ट को, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट। तो याद रखना कि ये इंडिया का जो ये इनिशिएटिव है, इंडिया ने इस चीज को जो लॉन्च किया है, इस गाइडेंस सर्विस को, इसको लॉन्च करने की जो पीछे की जो वजह है, बैकग्राउंड की जो हम लोग को वजह देखने को मिलती है, वो है एक इंटरनेशनल वजह, कि इंटरनेशनली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के सिस्टम जो है वो डेवलप होने चाहिए और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस प्रकार के सिस्टम्स देखने को मिलने चाहिए। और साउथ एशिया के लिए इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि पूरे साउथ एशिया में ऐसे सिस्टम जो है उसको डेवलप करना, उसको इंप्लीमेंट करना, कोऑर्डिनेट करने का काम जो होगा वो इंडिया का होगा। तो इसलिए इंडिया ने इस चीज को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को इसका बैकग्राउंड वाला इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। इंटरनेशनली जो ये चीज हम लोग को प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिला, ये प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट। तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और ये 15वीं डब्ल्यूएमओ कांग्रेस में हम लोग को देखने को मिला था, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की यहां पर बात हो रही है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब आता है याद रखना है, 23 अक्टूबर को आता है। इस दिन अडॉप्ट किया गया था बिश्केक डिक्लेरेशन को 12 कंट्री के द्वारा, और ये किसके लिए किया गया था, स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए, स्नो लेपर्ड जो है उनके संरक्षण के लिए ये बिश्केक डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिलता है। देखो कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि ये बिश्केक डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो अगर वहां पर स्नो लेपर्ड लिखा हो या कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड लिखा हो या स्नो लेपर्ड के संरक्षण की बात की गई हो अगर किसी पर्टिकुलर अपोजिट पेयर में, तो आप उसको जो है वो मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 12 कंट्री ने ये बिश्केक डिक्लेरेशन जो है उसको अडॉप्ट किया था। इसके अलावा हिमल संरक्षक की बात करें तो 23 अक्टूबर को, इस साल 2020 में 23 अक्टूबर को इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है एक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम जिसका नाम है हिमल संरक्षक। ये किसके लिए है, स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ने ये चीज लॉन्च करी है, हिमल संरक्षण। और बाकी इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को आता है और बिश्केक डिक्लेरेशन से एसोसिएटेड ये दिन हम लोग को देखने को मिलता है। और हिमल संरक्षक इंडिया का हम लोग को एक प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, राइट, कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें, इसके संरक्षण की, तो इंडिया जो है गाइस स्नो लेपर्ड को कंजर्व कर रही है और उसके हैबिटेट को, यानी कि जिस एरिया पर स्नो लेपर्ड पाए जा रहे हैं तो उनको कंजर्व किया जा रहा है जिससे कि उनके हैबिटेट लॉस के कारण उनकी पॉपुलेशन कम ना हो। क्योंकि अक्सर यही होता है ना कि जैसे कि स्पीसीज जो है अब इस क्षेत्र पर स्पीसीज रह रही है, ठीक है, अब ह्यूमन ने क्या किया, इस क्षेत्र पर डेवलपमेंट कर दिया, तो ये क्षेत्र क्या हुआ इनके रहने का, वो छोटा हो गया, कम होता गया। तो इस प्रकार से जब हैबिटेशन लॉस होता है स्पीसीज का, तो वो स्पीसीज की पॉपुलेशन भी घटती है। तो उनके हैबिटेशन का जो एरिया है उसको भी प्रोटेक्ट करना है और स्नो लेपर्ड्स को भी कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है हमें। और ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के थ्रू इंडिया जो है वो करती है।
और इंडिया ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की भी पार्टी है, यानी कि इसको भी इसकी भी मेंबर हम लोग को, इस प्रोग्राम की भी मेंबर हम लोग को देखने को मिलती है 2013 से। और कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने आइडेंटिफाई किया 3 बड़े लैंडस्केप, हेमिस स्पीति ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी गंगोत्री ये उत्तराखंड में है, कंचनजंगा और तवांग ये हम लोग को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर हम लोग किस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, स्नो लेपर्ड की चर्चा कर रहे हैं, बट यहां पर लोकेशंस आ गई हैं, तो आपको इन लोकेशन को याद करना है। और अभी के अभी आप इंडिया का जो मैप आपके पास होगा, या फिर अगर आप मैप ड्रॉ करो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप आज का आपके लिए एक और टास्क है कि आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप जो है वो इंडिया के मैप की, अगर आपके पास बुक होगी, आपने मैप्स वगैरह परचेस किए होंगे तो उसमें मार्क कर लो। वैसे तो मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप ड्रॉ करो, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि आपके मेंस के आंसर में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जब मेंस का आंसर आप लिखेंगे तो इस प्रकार के डायग्राम वगैरह बनाकर आप जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको इंप्रेस कर सकते हो। तो ये अच्छी टेक्निक होती है मार्क्स को गेन करने की। तो अभी से प्रैक्टिस डालो मैप को ड्रॉ करने की धीरे धीरे, क्योंकि जिससे कि एग्जाम मेंस लिखने तक आप परफेक्ट हो जाओ, मैप को ड्रॉ कर पाओ, मतलब फ्री हैंड से आराम से, राइट। तो उसमें आपको ये पूरी लोकेशन जो है उसको लोकेट करना है आज ही के आज, ये आपका एक टास्क है, ठीक है, जो मैंने भी आपको ये लोकेशन बताई। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लिया हेमिस स्पीति कहां पर है, राइट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, राइट। जैसे कि आपसे गंगोत्री के बारे में पूछ लिया जाए, नंदा देवी के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको पूरी लोकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि ये न्यूज में ही है, बट ये न्यूज में इस स्नो लेपर्ड के टॉपिक में। अब यहां पर वो लोग इस चीज को जो है वो मतलब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। यहां पर जो भी लोग हैं वो स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ते रहेंगे और यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के अंदर यहां से क्वेश्चंस उठा के आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा। इसके अलावा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है ये लॉन्च हुआ था 2009 में, और इसके तहत प्रमोट किया जाता है इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच को, यानी कि हम लोग मिलकर कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करके, यानी कि जिस भी एरियाज पर स्नो लेपर्ड्स का हैबिटेशन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जहां पर स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, तो वहां पर आसपास की जो कम्युनिटीज है, रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ। साथ ही साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरियस कंट्रीज जो है उनके भी कोलैबोरेशन के साथ, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कहेंगे, हालांकि हम लोग को ये 12 कंट्रीज देखने को मिलती हैं जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि जिन्होंने बिश्केक डिक्लेरेशन को साइन किया था। तो इनके भी सपोर्ट से जो है वो स्नो लेपर्ड जो है उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लाए जाए। तो ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए है ये, और उनके हैबिटेट के कंजर्वेशन के लिए। स्नो लेपर्ड 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में हम लोग को देखने को मिलता है, और रिकवरी प्रोग्राम के लिए कि यानी कि इनको रिकवर करना है हम लोग को, वापस इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ानी है, राइट। और ये प्रोग्राम हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक आइडिया होना चाहिए, स्पेशली ये लोकेशन पे ध्यान देना, और कुछ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने भी आपको बताई वो थोड़ा सा ध्यान रखना। बिश्केक डिक्लेरेशन अच्छे से याद रखना, इससे रिलेटेड ऐसे जो चीजें होती हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इस टॉपिक के अंदर इस चीज को आपको बस देखना है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 को। इस चीज के बारे में आपको 18 सितंबर 2020 को पढ़ाया हुआ है, आप 18 सितंबर के लेक्चर में जाइए और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को देख लीजिए। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि रिटेल प्राइस जो ओनियन का है, जो प्याज की जो कीमत है वो बढ़ गई है। कुछ कुछ सिटीज में 100 रुपए किलो प्याज जो है वो मिल रही है, बिक रही है, और इसी को देखते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 को लागू कर दिया सरकार ने। और जो प्याज की जो स्टॉक लिमिट है वो 25 मेट्रिक टन होलसेलर्स के लिए और 2 मेट्रिक टन रिटेलर्स के लिए जो है ये लागू कर दी है कि इतने इससे ज्यादा जो है वो होलसेलर 25 मेट्रिक टन से ज्यादा प्याज को अपने पास स्टॉक नहीं कर पाएंगे, और रिटेलर्स 2 मेट्रिक टन से ज्यादा प्याज को अपने पास स्टॉक नहीं कर पाएंगे। ये लिमिट इसलिए लगा दी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल होता है, जिसके पीछे हम लोग को देखने को मिलता है कि प्राइस जो है वो बढ़ती है। अब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ेगी। तो इसलिए यहां पर कहा है कि स्टॉक के ऊपर लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा होलसेलर और रिटेलर जो है वो प्याज को जो है वो अपने पास नहीं रखेंगे। और स्टॉक लिमिट जो है गाइस ये कंटिन्यू रहेगी 31 दिसंबर तक, और इमीडिएट इफेक्ट से जो है ये कंटिन्यू हो गई है, यानी कि ये लागू हो गई है 31 दिसंबर तक, ये हम लोग को देखने को मिलेगी। ये स्टॉक लिमिट रहेगी, यानी कि होलसेलर और रिटेलर्स को ये स्टॉक लिमिट को फॉलो करना होगा। हालांकि ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहां पर है 18 सितंबर के लेक्चर में ये चीज आपको मिल जाएगी। तो आप इस चीज को जाकर देख लीजिएगा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर आपको क्लियर हो गए अच्छे से तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा, और लेक्चर को गाइस शेयर जरूर कर दीजिएगा। और होमवर्क जो है आज का वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है, पेपर 2 से होमवर्क है, और दूसरा भी पेपर 2 का ही है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो
इन दोनों के बारे में हालांकि मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, ये दोनों टॉपिक्स आपको पास लेक्चर्स में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बट मैं चाहूंगा कि आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी से इन दोनों टॉपिक से कवर करें और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है वो एक बार आप देख लेंगे। करंट अफेयर्स में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस काफी ज्यादा न्यूज में था और मैंने इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आप फिर भी लक्ष्मीकांत को भी जरूर रेफर कीजिएगा क्योंकि स्टैंडर्ड बुक को रेफर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही प्रैक्टिस मैं आप लोग की डालना चाह रहा हूं, क्योंकि जिससे कि हर चीज जो होती है ना गाइस उसको मतलब ऑनलाइन फाइंड आउट करने के ऊपर फोकस मत किया करो, राइट? क्योंकि जो ऑथेंटिक और सही चीज होगी जिस पर आप बिलीव खुद ब खुद कर सकते हैं वो बुक है। क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट जो है वो मतलब डायरेक्शन खो देते हैं। आप वीडियोस को तभी देखो जब आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में ना आए, जैसे कि करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स होते हैं, तो करंट अफेयर्स में हर दिन कुछ ना कुछ नया हम लोग को देखने को मिलता रहता है, राइट? हर दिन कुछ ना कुछ नई नई एनालिसिस होती रहती है, तो एक बार समझ में आ रहा है कि हाँ यार आप करंट अफेयर्स जो है वो देख रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जनरल स्टडीज की जो टॉपिक्स होते हैं स्पेसिफिकली बुक उठाओ, बुक पढ़ो और जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक का वीडियो रेफर करो, बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर। और इवन अगर आप वीडियो भी पूरा देखते हैं पूरे बुक का या पूरे टॉपिक्स का, पर उसको देखने के बाद एक बार बुक से जरूर पढ़ लेना। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब अपन ने एनसीईआरटी प्लान जब मैंने रिलीज किया था, लॉन्च किया था। अगर आपको नहीं पता है एनसीईआरटी प्लान के बारे में जो अभी चल रहा है तो हाईली रिकमेंडेड उस प्लान को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस रीडिंग की बनेगी, रीडिंग की प्रैक्टिस आपकी डेवलप होगी और डेली मैं आपको बिठवा के पढ़ाई करवाऊंगा, यानी कि मैं आपको फोर्स करूंगा कि आपको ये पढ़ना है, ये टारगेट फिनिश करना है और नेक्स्ट डे उसका आपका टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो ये बेसिकली सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हाईली रिकमेंडेड, सीरियस स्टूडेंट जरूर उसको ज्वाइन करें, राइट? क्योंकि वो उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आप खुद ब खुद उस फायदे को बाद में जो है वो नोटिस करेंगे। बाकी इतना कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। हालांकि मैं इतना कुछ नहीं बोल रहा, आपको ज्वाइन करने के लिए टोटली आपके ऊपर है, बट मैंने आपको बता दिया उसके फायदे क्या है। अच्छा, क्वेश्चन 2 है आज आपके लिए, 250 वर्ड में इन क्वेश्चन को आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट would have been the achievement of Indian independence without Mahatma Gandhi? Discuss. Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration of the downtrodden. Elucidate. अब महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा कीजिए। सारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 आपके सामने क्वेश्चन है मेंस के, 250 वर्ड में इन दोनों क्वेश्चंस को आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनसे रिलेटेड घुमा फिरा के हर साल जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। B.R. अंबेडकर हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा मेंस के अंदर। तो ये इसलिए मैंने जानबूझकर दोनों टॉपिक को एक साथ रखकर जो है वो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन रखें, क्योंकि दोनों टॉपिक्स में महात्मा गांधी जी का भी उल्लेख है और साथ ही साथ B.R. अंबेडकर जी का भी उल्लेख हम लोग को देखने वाला है। पहले में तो सिर्फ महात्मा गांधी जी का है, हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन का। तो आप जरूर इनको अटेम्प्ट कीजिएगा, इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लिखेंगे पेपर में, लिखने के बाद उसकी फोटो खींचिएगा, फोटो खींचने के बाद टेलीग्राम पर जाइएगा। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा अपना एक चैनल है, इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप आपको कहां पर मिलेगा? आप चैनल पर जहां पर मैसेज लिखते हैं ना, हम लोग नीचे मैसेज टाइप करते हैं, वहां पर देखिएगा डिस्कशन ग्रुप होगा, एक डिस्कशन करके लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, आप चले जाएंगे। चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स नाम का एक ग्रुप है, उसमें उस ग्रुप में काफी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर पोस्ट करते हैं, आप भी अपना आंसर पोस्ट करिएगा। आप दूसरे किसी स्टूडेंट का आंसर चेक कर लीजिए और उनसे बोल दीजिए कि आप हमारा आंसर चेक कर लें। तो आप जब दूसरे का आंसर चेक करेंगे तो सामने वाले जो स्टूडेंट है वो भी आपका आंसर चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से यहां पर जो है वो चलता है, यानी कि इस ग्रुप के अंदर इस तरीके का हेल्दी ग्रुप स्टडी एनवायरनमेंट यहां पर आपको मिलता है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। बट सिर्फ ज्वाइन करने से मतलब नहीं है, आपको वहां पर काम करना होगा, क्योंकि काम करोगे तभी सफलता मिलेगी। और रेगुलरली काम करो यार, बिल्कुल भी मतलब ढील नहीं छोड़ना है। अगर एग्जाम को क्रैक करना है, बहुत कम समय बचा है, 8 महीने से भी कम का टाइम है, लग के पढ़ो, लग के रोज जो है वो आपको तैयारी करनी है। रोज टारगेट्स आप जो है बना रहे हो अपने, वो उस टारगेट को रात में सोने से पहले अचीव करो। कोई बात नहीं यार, इस साल अगर आप कोई भी फेस्टिवल नहीं बनाओगे, कोई न्यू ईयर नहीं बनाओगे, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। अगले साल जब IAS IPS की रैंकिंग लेकर जब आप फेस्टिवल्स को बनाओगे, या तो हालांकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन जो है वो आपका ऑब्वियसली बात है सेलिब्रेशन होगा, और उसके बाद हर दिन आपका फेस्टिवल होगा। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखो और मेहनत करो तगड़ी। चलो एनीवेज, ये बात तो मैं हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए बताता ही रहता हूं। और मंथली PDF पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के आपको दे दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी, पहले
दो मिनट के बाद से वो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं पूरी चीज। और जनवरी से लेकर जुलाई तक की मैगजीन अगर आपको चाहिए तो इसकी कॉस्ट मिनिमम 300 रुपीज है, तो इसको आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। पूरे 7 महीने की कॉस्ट 300 रुपए है, न्यूज़पेपर के रेट से भी कम में ये पूरी चीज आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, राइट। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे एक अलग लिंक आपको मिल जाएगी जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी हुई है। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।